ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लिए थे पूरा। अब हम चलते हैं एक नए सेक्शन की तरफ, पार्ट 4, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने पार्ट? 22 पार्ट में से हमने 3 पार्ट खत्म कर लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। और पार्ट 2 क्या था? सिटीजनशिप। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हमने पार्ट 3 खत्म कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा बताओ, पार्ट 1 कितने आर्टिकल से लेकर के कितने आर्टिकल तक था? 1 से 4। पार्ट 2 5 से 11। पार्ट 3 12 से 35। और फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी शुरू होता है 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। तो बताओ डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया गया है? चौथे पार्ट में। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक कवर करता है ये? 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। देखो जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी को भारत ने आयरलैंड से लाया है। कहां से? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने बोरो किया था स्पेन से। आयरलैंड ने कहां से बोरो किया था? स्पेन से। भारत ने कहां से लाया? आयरलैंड से। ठीक है, यानी अगर मैं लिखूं इंडिया फ्रॉम आयरलैंड, और आयरलैंड स्पेन से। स्पेन ने कहां से लाया था? अरे आयरलैंड ने स्पेन से लाया था, स्पेन ने आयरलैंड से नहीं लाया था। स्पेन का खुद का था। ठीक है, स्पेन ने खुद बनाया था। किसको? डीपीएसपी को। ठीक है, डीपीएसपी को। अब ये डीपीएसपी जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हर एक स्टेट को ये एक डायरेक्शन देता है। डीपीएसपी का मतलब क्या है कि जितने भी स्टेट, अच्छा हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले भी स्टेट की चर्चा की थी आर्टिकल 12 में। वहां पर स्टेट का क्या मतलब था? ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना खुद का नियम कानून बना सकती है, लॉ हो, उसे हम स्टेट कहेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात कह रही है कि ये स्टेट को एक निर्देश देता है, यानी डायरेक्टिव देता है कि वो अपने लोगों के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाए। समझ में आया क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ये निर्देश देता है, ये डायरेक्शन देता है कि उन्हें अपने नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया? उन्हें अपने नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए, अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसे डायरेक्शन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन किसे डायरेक्शन देता है? आर यू डम? अभी तो बोल रहा हूं कि स्टेट को। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को, स्टेट मतलब वो बॉडी, एनी बॉडी या एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में रहेगा नहीं, और आएगा एग्जाम में मुंह बन के आ जाएगा कि हाँ स्टेट क्या होता है। मार देना वहां यूटी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा,
यहाँ स्टेट का वो मतलब नहीं होता है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना खुद का लॉ हो, खुद अपने नियम कानून बनाता हो, ठीक है। जैसे आरबीआई, आरबीआई का अपना खुद का नियम कानून होता है, कौन से कलर का नोट छापना है, कौन से सिक्के छापने हैं, सिक्के के पीछे क्या होगा, कितने का सिक्का छापना है, कितने का नोट छापना है, ये आरबीआई डिसाइड करती है। बैंक कितना लोन देंगे, कितना नहीं देंगे, कितना मेरे पास रिजर्व रखेंगे, ये आरबीआई डिसाइड करती है। समझ में आया? तो आरबीआई अपने आप में क्या है? स्टेट है, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी पावर सेक्टर, पावर बोर्ड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अपना नियम कानून होता है कि मुझे कितने यूनिट पर बिल काटना है, कब तक के लिए बिजली देना। जैसे यूपी का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, वो डिसाइड करेगा ना कि यूपी के कौन से एरिया में कितने घंटे बिजली देनी है कि नहीं। कहीं पर हम देखते होंगे 4 घंटे बिजली आती होगी, कहीं पे 6 घंटे, कहीं पे 24 घंटे बिजली आती होगी। तो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिसाइड करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने आप में क्या है? स्टेट है। रेलवे, रेलवे अपने आप में क्या है? एक स्टेट है। क्यों? रेलवे डिसाइड करता है ना कि हमें ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलानी है, कौन सी ट्रेन कितने बजे छोड़नी है, बनारस से जबकि मुंबई के लिए कौन सी ट्रेन चलानी चाहिए, कब कब चलानी चाहिए, ये रेलवे डिसाइड करती है। तो रेलवे अपने आप में क्या है? स्टेट है। तो अब क्लियर हुआ होगा, मतलब पहले से भी हम लोग ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या दिमाग में रहेगा स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, स्टेट में ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना खुद का नियम कानून, उसे हम स्टेट कहेंगे। और उन्हीं स्टेट्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन। किस लिए डायरेक्शन देता है? कि वो अपने यहाँ काम कर रहे लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करे, ठीक है, अच्छे अच्छे काम करे। अब देखो, फंडामेंटल राइट में यानी आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के बीच में अगर किसी भी आर्टिकल्स का वायलेशन होता था तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। कहां जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन इस सिचुएशन में अगर किसी भी 36 से लेकर के 51 के बीच में, डीपीएसपी कहां से कहां तक है? 36 से लेकर के 51, इसमें से किसी भी आर्टिकल का वायलेशन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या डीपीएसपी कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल है? क्या कोर्ट जबरदस्ती लागू करवा सकती है? तो ये कहना कि ये भैया इनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, इनफोर्सेबल नहीं है। क्या हम कोर्ट में जाकर के डिबेट कर सकते हैं? तो ये डिबेटेबल नहीं है, ठीक है। तो डीपीएसपी ना तो इनफोर्सेबल है बाई कोर्ट और ना ही डिबेटेबल है इन कोर्ट। हम लोग कोर्ट में डिबेट करते हैं और कोर्ट अपने डिसीजंस को किसी के ऊपर इन्फोर्स करता है। जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो रिट जारी करता है, वो हम पर या लोगों पर या ऑर्गेनाइजेशंस पर इन्फोर्स करता है कि ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। समझ में? लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो देखो, क्योंकि ये ना तो डिबेटेबल है ना ही इनफोर्सेबल है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पैनल के एक मेंबर थे केटी शाह। इन्होंने इस डीपीएसपी की तुलना, डीपीएसपी को का जो कंपैरिजन था, इसको एक चेक के साथ किया था। चेक होता ना जिससे हम पैसा निकालते हैं। हाँ, जैसे अगर हम बैंक में चेक लेकर के जाए तो बैंक हमें वो पैसा देगा या नहीं देगा, वो बैंक पर डिसाइड करता है। जैसे हमने 1 लाख का चेक काट दिया और बैंक में लेकर के गए, हमें 1 लाख रुपया चाहिए, तो अगर बैंक के पास कैश नहीं रहेगा तो बैंक कहेगा हम नहीं दे पाएंगे, या बैंक में कोई क्राइसिस हो गई है, बैंक कहेगा हम नहीं दे पाएंगे। हम कुछ कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? कितने सारे बैंक बंद हो गए, लोगों को पैसा निकालने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, किसी ने कुछ कर पाया? हेलो हेलो, वॉइस जा रही है क्या? वॉइस ठीक है, चलो मैं प्रॉब्लम देखो, केटी शाह ने क्या कहा था डीपीएसपी को? ब्लैंक चेक के समान कहा था कि अगर ये जो भी, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट हो,
अगर उन्हें डीपीएसपी में दिए गए निर्देशों का पालन करना है तो करेंगे और नहीं करना है तो नहीं करेंगे। इसके लिए हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये डीपीएसपी को चेक के साथ किसने कंपेयर किया था? केटी शाह ने। डीपीएसपी को इंडिया ने कहां से लाया था? आयरलैंड ने कहां से लाया था? स्पेन से। ठीक है, अब बता डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक है? 36 से 51। डीपीएसपी में डीपीएसपी कहना क्या चाहता है? पहले इसका मोटो बताते हैं मुझे। डीपीएसपी कहता क्या है, या डीपीएसपी क्या है? अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज डीपीएसपी, ऑर्गेनाइजेशन है डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये एक डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन है किसके लिए? या यूं कहे कि एक पॉलिसी है स्टेट्स के लिए कि वो अपनी पॉलिसी बनाएं लोगों के लिए, अच्छी अच्छी चीजें करें। जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट क्या है? एक तरीके का स्टेट है, सारे नियम कानून पार्लियामेंट में बनते हैं, तो एक स्टेट है ना? तो अगर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि वो नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्था करे, रोड की सुविधा अच्छी करे, हॉस्पिटल्स अच्छा रखे, या उसके बाद हम बात करें कि जो बूढ़े हो गए हों उनको एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करे, जैसे प्रौढ़ शिक्षा जिसको कहते हैं ना, एडल्ट एजुकेशन, है ना, उन्हें दे कि बूढ़े लोग घर में बैठ करके मार झगड़ा ना करे। इसके लिए उनको कहीं पर वो फंसा के रखो कि भाई उनका ध्यान बटा रहे। ठीक है, ओल्ड एज, अगर कोई इंसान बहुत बूढ़ा हो गया है, उसको उसके घर वाले उसको नहीं देख रहे हैं, तो ओल्ड एज पेंशन दे, है ना। कोई महिला विधवा हो गई है तो उसे भी अगर खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो रहा है तो विधवा पेंशन, विडो पेंशन चालू करे। ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट की। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें से चीजों को नहीं करेगी तो क्या हम कोर्ट में जा सकेंगे? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे डीपीएसपी में रखा गया है और डीपीएसपी कहता है ये हम स्टेट को निर्देश देते हैं, वो करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए केटी शाह ने डीपीएसपी की तुलना किससे करी? चेक से। ठीक है, डीपीएसपी की तुलना चेक के साथ करी। इतना कंसेप्ट अभी तक क्लियर हुआ क्या? ओके, अब देख आर्टिकल 36 से अगर हम आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक डीपीएसपी के बारे में देखा था कि भाई डीपीएसपी कहना क्या चाहता है। अब अगर मैं तुझे ये समझाऊं कि आर्टिकल 36, तो इस आर्टिकल 36 में कुछ नहीं, स्टेट्स की डेफिनेशन दिया हुआ है। किसका डेफिनेशन? स्टेट्स का डेफिनेशन। स्टेट डेफिनेशन अब समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत है स्टेट किसे कहेंगे? नहीं। ठीक है, स्टेट यानी हर एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना नियम कानून खुद बनाता है वो एक स्टेट कहलाएगा। एग्जांपल दे दिया मैंने, क्या क्या कुछ भी लिख सकते हैं, आरबीआई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद इसी 36 में ये बात भी कही है कि इन स्टेट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन कि वो अपने लोगों के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाए। ठीक है, वो अपने लोगों के लिए क्या करें? अच्छी पॉलिसीज बनाए। ठीक है, पॉलिसीज बनाए। इतना क्लियर हुआ? ओके, आर्टिकल 37 में देख, अब कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आर्टिकल ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आर्टिकल 37 में कहता है कि इसे हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। मतलब अगर स्टेट्स वो काम नहीं करेंगी, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करेंगी, तो इसे हम कोर्ट में ले जा करके इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। इन्फोर्सेबल नहीं है और ना ही डिबेटेबल है। ठीक है, 36 क्या कहता है? स्टेट्स की डेफिनेशन सिंपल भाषा में। और 37 ये इन्फोर्सेबल नहीं है और डिबेटेबल नहीं है। 38 में क्या कहता है कि 38 जो
स्टेट्स हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे। किसके काम करेंगे, किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अब पब्लिक वेलफेयर में क्या होता है, मैं अगर इमेज देखूं है तो, हाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, 38 में पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मान ले कि तुम्हें रेलवे प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल लोग भी आते हैं, कुछ डिसेबल भी होते हैं, कुछ डिसेबल में अगर हम कहें कि कोई पैरों से चल नहीं सकता है, कोई आंखों से देख नहीं सकता है, तो जो पैरों से चल नहीं सकता है तो उसके लिए एक सुविधा करो कि भाई वो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सके, व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। ट्रेन का अपना जो चढ़ने वाला ये है डब्बा है, डब्बे में ऐसी सुविधा रखो कि ट्रैक वो व्हील चेयर को सीधा चढ़ा सके, ठीक है। और कोई अगर अंधा है तो उसके लिए सुविधा बनाओ कि भाई वो ट्रैक को समझ सके कि अच्छा कहाँ पर मुझे रुकना है और कहाँ पर आगे बढ़ना है। तो इसके लिए तो अगर तू देखती होगी कि जो रेलवे वगैरह होते होंगे, मैं अगर इसमें दिखाऊं, अगर कहीं मुझे मिल जाएगा तो, हाँ ये दिखाई दे रहा है, ये हाँ देखना, इस पे डॉट 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 रहते हैं, ये डॉट 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 शौक से नहीं लगाया गया रहता है, ये लगाया गया रहता है जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए, उन्हें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस डॉट का क्या मतलब है। अगर ऐसे साइड से डॉट डॉट चल रहा है मतलब एक कंटिन्यूअस है, आगे जाकर के खत्म हो जा रहा है और ऐसे ऐसे डॉट डॉट आ गए तो मतलब यहाँ पर रुक जाओ, यहीं पर तुम्हें क्या करना है, बोर्ड करना है, यहीं से तुम आगे ऊपर चढ़ पाओगे। तुम्हें जो है ये जो रेलवे है, रेलवे उसको ये सुविधा देनी चाहिए कि अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करे। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है, 38 समझ में आ रहा है। आर्टिकल 36 क्या कहता है, फटाफट बोलो। आर्टिकल 36 स्टेट्स की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 37 ये इनफोर्सेबल और डिबेटेबल नहीं है। आर्टिकल 38 स्टेट जो भी पॉलिसी बनाएगा वो अपने पब्लिक की वेलफेयर के लिए होगा। पब्लिक वेलफेयर अगर कोई पूछेगा कि क्या मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर का, तो बता सकती है कि नहीं बता सकती है? हाँ, पब्लिक की वेलफेयर में चाहे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे फिजिकल हेल्प हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीजें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। लोगों की जैसे कि सहायता होनी चाहिए उसमें, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 38 समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं हम लोग 39 पे। आर्टिकल 39 कहता है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर सेम काम कर रहे हैं तो सेम वेतन भी मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 क्या कहता है, इक्वल वेजेस फॉर मेल और फीमेल, ठीक है। इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल, यानी अगर दोनों, जैसे महिला है, ये भी कंप्यूटर वाला कोई काम कर रही है, ये भी है वहां से, ये भी अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये आदमी है और इनकी सैलरी 10,000 है और ये औरत है तो इनकी सैलरी 5,000 होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ी जो कंपनियां होती हैं, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर पैसों को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है ना। चाहे महिला टीचर हो या पुरुष टीचर हो, सबको समान वेतन दिया जाता है, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर हुआ। आर्टिकल 39 क्या कहता है, इक्वल वेजेस फॉर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, काम सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ये भाई साहब कोडिंग कर रहे हैं और सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हैं तो इनको 10,000 मिल रहा है तो इनको भी 10,000 मिलना चाहिए। डेटा एंट्री का दूसरा काम है, उस लेवल से उनको जो की सैलरी मिलेगी। कोडिंग का दूसरा काम है, उसको उस लेवल से सैलरी मिलेगा, है कि नहीं। तो इक्वल वेजेस जो ये दिया गया है वो सेम काम के लिए है, ठीक है, फॉर सेम वर्क। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा इनको रिमूव कर दूं। इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क, फॉर सेम वर्क। आर्टिकल 39 क्या कहता है, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसी आर्टिकल 39 में एक और जोड़ा गया अमेंडमेंट करके, 42nd अमेंडमेंट किया गया।
और इसमें जोड़ा गया आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में कहता है फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड यानी कानूनी सहायता। अगर कोई इंसान है, जैसे कि गांव का गरीब गुरबा आदमी है और किसी इंसान ने उसका जो है क्या हड़प लिया, जमीन हड़प लिया है, ठीक है, किसी इंसान ने उसका जमीन हड़प लिया है, तो वो जाता है पुलिस स्टेशन में। उसको तो लॉ की कोई भी जानकारी नहीं है, तो पुलिस स्टेशन में चाहे कांस्टेबल हो या वहाँ का हेड हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है उसे एक लीगल सहायता दे, उसे बताए कि अच्छा आपको ये काम करना चाहिए, यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाओ, उसके बाद एक कोई वकील पकड़ लो और वहां से अपना मुकदमा कोर्ट में दर्ज कर दो। समझा? और इस बात को बताने का कोई भी चार्ज नहीं करना चाहिए। तो आर्टिकल 39A में, आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड को ऐड किया गया है। ये कब ऐड किया था? जब भी मैंने कहा कि कोई भी आर्टिकल हो उसके सामने ABCD आता हो, समझ लेना कि वो अमेंडमेंट करके लाया गया है। तो आर्टिकल 39A को 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट करके लाया गया था। इसमें 39A में क्या कहता है? एड्स नहीं रे, एड है, एड मतलब सहायता, ठीक है, इलीगल एड, इलीगल एड, एड सहायता। बता 36 क्या कहता है? स्टेट डेफिनेशन। 37 इनफोर्सेबल डिबेटेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। 38 पब्लिक वेलफेयर। 39 इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क, स्त्री और पुरुष को। 39A फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, 39 हो गया, 40 पर। आर्टिकल 40 में पंचायत की चर्चा है। पंचायत, ठीक है, आर्टिकल 40 में किसकी चर्चा है? पंचायत। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग थे उन्होंने पंचायत के बारे में जब कहा तो पंचायत को लेकर के दो लोगों के व्यू पॉइंट जो थे वो अलग अलग थे। जैसे महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब। महात्मा गांधी का कहना था कि जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए वो हमारे जो पार्लियामेंट में लोग मेंबर बैठते हैं उनसे डायरेक्टली बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो अगर उन्हें अपना कोई काम करवाना है तो उन्हीं में का कोई पढ़ा लिखा इंसान उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो पूरे गांव लेवल पर उनको रिप्रेजेंट कर सके। और उसमें ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, यानी पंच, मुखिया, प्रधान, उसका होना जरूरी है। इसीलिए गांव में पंचायत होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए गांव में पंचायत होना चाहिए। गांधी जी का ये व्यू था। लेकिन अंबेडकर साहब कहते थे कि अगर पंचायत ला देंगे तो ऊपर से पार्लियामेंट से जो भी पैसा आएगा सारा का सारा पैसा जो है पंचायत का जो सदस्य रहेगा और प्रधान रहेगा वो खा जाएगा, लोगों के लिए कोई भी काम नहीं होगा, करप्शन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कहते थे कि पंचायत नहीं होना चाहिए। अब दोनों जन के विचारों में हो गया बवाल। तो इन दोनों को सुलझाने के लिए, इन दोनों जन के विचारों को, देखो लीडर्स हैं ये दो, आपस में मारी मारा तो करेंगे नहीं, जो भी मतभेद होगा विचारों से ही होगा। तो इनके विचारों को जो है कि सुलझाने के लिए जो उनका डिस्प्यूट था, आए राजेंद्र प्रसाद बिहारी, वो समझ गए क्या करना है। उन्होंने कहा कि महाराज देखिए, गांधी जी बहुत ज्यादा दिन तक जीने वाले हैं नहीं, ठीक है, गांधी जी बूढ़े हो गए हैं, मर जाएंगे कुछ टाइम बाद। और एक काम करो, इस ना पंचायत को DPSP में डाल दो, और DPSP में डाल देंगे तो जिस स्टेट को जरूरत लगेगा कि हाँ हमारे यहाँ पंचायत बनाना है तो हम पंचायत बना लेंगे, और जिसको लगेगा कि नहीं हमें पंचायत नहीं बनाना है तो नहीं बनाएंगे, इन्फोर्सेबल तो रहेगा नहीं। लोगों ने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो पंचायत को कहाँ डाल दिया गया? पहले DPSP में, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40। उसके बाद गांधी जी की लास्ट में, मतलब कि जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद फिर आता है जो है कुछ टाइम होता है, 1951 का टाइम पीरियड आता है। वहां पर जो राजस्थान था, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राजस्थान,
राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट इसने पहली बार पंचायत को अपने यहाँ लागू किया। ठीक है, पंचायत। तो पंचायत को लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो कौन? नागौर राज्य था। मैं राज्य पूछ रहा हूँ। अगर मैं कहूंगा कि आम क्या होता है तो तू कहेगी वही जो अमरूद की तरह गोला गोला होता है। हाँ। तो पंचायत को लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो बताना नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहली बार पंचायत को किस स्टेट ने अडॉप्ट किया? अडॉप्टेड। ठीक है, अडॉप्टेड। राजस्थान ने पहली बार पंचायत को अडॉप्ट किया। दिल्ली में आज भी पंचायत नहीं है। ठीक है, दिल्ली में आज भी पंचायत नहीं है, क्योंकि दिल्ली अगर हम देखेंगे तो एक शहर हो चुका है। ठीक है, मतलब कि ये पहले गांव की तरह उसका स्थिति हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप होते होते तो वो पूरा शहर हो गया। तो शहरों में पंचायत में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, इसलिए दिल्ली में क्या है? म्युनिसिपैलिटी है। समझ में? हाँ। तो पंचायत की चर्चा किसमें? आर्टिकल 40 में। बाद में इस पंचायत को, मतलब पंचायत में अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया, मतलब कि जब नागौर ने ऐसे अडॉप्ट किया उसके बाद और कुछ स्टेट ने अडॉप्ट किए, तो गवर्नमेंट ने देखा कि पंचायत के होने से गांव का विकास हो रहा है, तो क्यों ना पंचायत को पूरे भारत में कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक है, पंचायत को पूरे भारत में कंपलसरी कर दिया जाए। तो बताओ, अगर पंचायत को डीपीएसपी में रखेंगे तो पूरे भारत में कंपलसरी हो पाएगा? इनफोर्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए 73rd अमेंडमेंट किया गया। 73rd अमेंडमेंट 1993 में पंचायत को 40 से उठा करके आर्टिकल 243A में डाल दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 243A में, और इसे लीगल बना दिया गया कि हर स्टेट जो रहेंगे, भारत के हर स्टेट में पंचायत होना कंपलसरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो क्या पहले भारत के हर स्टेट में पंचायत कंपलसरी था? नहीं। पंचायत की चर्चा सबसे पहले किसमें करी गई थी? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40। अब पंचायत को कहाँ रख दिया गया है? 243 के ए में। 243 के ए में। ठीक है, ए में पंचायत है, बी में जो कि म्युनिसिपैलिटी है, सी में अगर हम देखेंगे तो कोऑपरेटिव्स आ जाएगा। तो हम लोग जब 243 पढ़ेंगे ए बी सी, तो उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बताओ, पंचायत को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट राजस्थान। ठीक है, पंचायत को डीपीएसपी से निकाल करके लीगल स्टेटस दिया गया। कब और किस अमेंडमेंट के तहत? 73rd अमेंडमेंट के तहत 1993 में। 1993 में। बताओ, डीपीएसपी किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक कवर करता है? 36 से 51। आर्टिकल 36 में क्या कहता है? स्टेट का डेफिनेशन देता है। 37 इनफोर्सेबल और डिबेटेबल नहीं है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। 38 पब्लिक वेलफेयर का काम करना चाहिए स्टेट्स को। 39 इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क। 39 का ए फ्री लीगल एड है। ठीक है, फ्री लीगल एड। और 40 पंचायत। 40 में पंचायत। पंचायत। ठीक है, पंचायत। तो जब नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत को लागू किया गया था तो 2 अक्टूबर 1951। क्यों 2 अक्टूबर को लागू किया गया? गांधी जी का बर्थडे होता है और गांधी जी पंचायत के फेवर में थे। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया है? ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।